हालांकि पुष्कर ने इस वक्त श्वेता की जान बचाई थी, लेकिन फिर भी वह तारीफें सुनने के मूड में नहीं था। श्वेता अभी भी खौफ में थी और बस रोने ही वाली थी। पुष्कर ने उसको वापस डेक पर चढ़ने में मदद की। श्वेता एक सीट पर बैठी जहां उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। वे दोनों मां बेटे कहां गए? पुष्कर ने इधर उधर देखा, लेकिन टोनी और संतरी उसे कहीं नहीं दिखे। जिग्नेश ने गुस्से में कहा, वो दोनों के दोनों इसे धक्का मारकर तुरंत भाग गए थे। पता नहीं वे किस कमरे में रहते होंगे, मैं बाद में पता लगा लूंगा। हालांकि पुष्कर को भी उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस मैटर पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान 6 पार्ट्स ऑफ रिकार्नेशन डिस्क के फ्रेगमेंट्स को ढूंढने पर था। श्वेता काफी देर तक रोती रही और फिर उसने अपना सिर उठाया और धीरे से बोली, थैंक यू फॉर सेविंग मी। मेरा नाम श्वेता है। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं समुद्र में डूब कर मर जाती। मेरा नाम पुष्कर है और ये मेरा दोस्त जिग्नेश। पुष्कर ने शांति से कहा, क्या मैं तुम्हारे रूम में थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हूं? मैं अभी भी बहुत डरी हुई हूं। नहीं, पुष्कर ने सिर हिलाकर मना कर दिया था। श्वेता ने अचानक कहा, हम एक्चुअली पहले भी मिल चुके हैं, तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अच्छे से याद है तो तुम भी विला डिस्ट्रिक्ट में रहते हो ना? पुष्कर ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? श्वेता अभी भी बहुत डरी हुई थी और उसने जैसे तैसे कहा, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तो तुम एक चोर का पीछा कर रहे थे और वो मेरी से टकरा गया था और तुमने चोर से पर्स ले लिया और चले गए थे। दूसरी बार जब हम मिले थे तो विला एरिया का गार्ड तुम्हारे पीछे पड़ गया था, जो मैंने दूर से देख लिया था। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि शायद तुम भी वहीं रहते होंगे। तो फिर तुम इस बोर्ड पर क्या कर रही हो? पुष्कर ने पूछा। जो भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें एक बार फिर से थैंक यू बोलती हूँ। इनफैक्ट मैं अपने काम के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकती, पर डिटेल में ना जाते हुए बताऊं तो हमारे डिपार्टमेंट का काम होता है किसी अच्छे टैलेंट को ढूंढना, और फिर वह मुझे उस टैलेंट को हमारे डिपार्टमेंट में वापस इनवाइट करने के लिए भेजते हैं। सिंपल टैलेंट हंटिंग कंपनी, जिग्नेश ने जोर से कहा। इसी दौरान पुष्कर ने अपनी जेब से वह छोटी घंटी निकाली और उसे 2 बार बजाकर चेक किया। वह इस वक्त बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे थे। लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास क्रूज शिप अचानक एक आइलैंड के सामने रुक गया। कुछ लोगों का एक ग्रुप एक छोटी बोट को लेकर सामने वाले आइलैंड पर जाने लगा। चलो हम भी बोट से उतर जाते हैं। पुष्कर को आखिरकार उस घंटी के मैजिक साउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन फील हो रहे थे। इसका मतलब था कि वह फ्रैगमेंट्स इसी आइलैंड के आसपास थे और उन्हें और आगे ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक इसी वक्त गजेंद्र, जिसको वह पहले भी मिल चुका था, उसके 8-10 साथियों का एक ग्रुप भी आइलैंड पर जाने के लिए निकल चुके थे। गजेंद्र के साथ 2 फाइटर्स भी चल रहे थे। उनमें से एक ने काले रंग का और दूसरे ने सफेद रंग का चोगा पहना हुआ था, और ध्यान से देखने पर पता चलता था कि वो दोनों एक जैसे दिखते थे। शायद वो दोनों जुड़वा थे। गजेंद्र उन दोनों से काफी इज्जत से बात कर रहा था और उन्हें मास्टर देबू और मास्टर जग्गी कहकर पुकार रहा था। ओह पुष्कर, यही तो वो 2 लोग हैं जिनको हमारा डिपार्टमेंट इनवाइट करना चाहता है। मुझे जल्दी जाना होगा। अचानक श्वेता ने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए एक सरप्राइज आवाज में धीमे से कहा। पुष्कर को गजेंद्र की कही गई बातें याद थी और वह समझ गया कि इन 2 मास्टर्स को सी बीज का शिकार करने के लिए बुलाया गया था। हमें उनके साथ ही नाव में चढ़ना होगा। श्वेता उत्सुकता से उधर चली गई। पुष्कर के मन में कोई शक नहीं था। उससे पहले गजेंद्र ने अपने साथ जुड़ने के लिए नहीं कहा था, इसलिए अब उसके पास पिछली बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पुष्कर ने कहा। पुष्कर दूर से ही उन दोनों तेजस्वी लोगों के मन में चल रही अटकलों को महसूस कर सकता था। इससे पहले कि पुष्कर उस तक पहुंच पाता, मंतोष ने उसे देखा और दूर से मुस्कुराया। लड़के तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें हमसे दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो और नाव पर चढ़ जाओ। पुष्कर हल्के से मुस्कुराया और जिग्नेश के साथ ऊपर चला गया। श्वेता का सुंदर चेहरा बदल गया और वह तेजी से उसके पीछे चली गई। गजेंद्र भाई, आपकी अमानत यहां है। नाव पर किसी ने अचानक एक लंबा काला बैग निकाला और गजेंद्र को दे दिया। गजेंद्र हंसा और इसे ले लिया और इसे सबके सामने खोला। अंदर एक स्नाइपर राइफल थी। उनके बगल में खड़ा देबू एक बूढ़े सैनिक की तरह लग रहा था। जब उसने गजेंद्र की ओर देखा तो वो मुस्कुराया और कहा, असली फाइटर्स के सामने आप लोग बस छिपे हुए हथियार हैं। इससे निपटने के लिए मेरे पास एक और रास्ता है। वो मेरे साथ एक सौदा कर सकता है।
गजेंद्र ने गंभीरता से कहा। हाँ ठीक है, वो तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। देबू ने अपना शरीर सीधा किया और इस समय उसके चेहरे पर अहंकार का भाव झलक रहा था। उन दोनों भाइयों के नाम यूं ही नहीं मशहूर थे। अगर गजेंद्र ने इस बार उन्हें समुद्र में जाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च नहीं किए होते तो उनके लिए बाहर आना असंभव होता, लेकिन जग्गी के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। क्या श्वेता देबू और जग्गी से मिल पाएगी? क्या गजेंद्र पुष्कर को मारने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।